मेरे प्यारे दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनुराग दीक्षित में उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने ये बोला, महादेव की कृपा से वो प्राप्त हो गए और उन्होंने ये बोला कि सर, जब तक कुछ नहीं हो रहा है तब तक आप हमारे स्टूडियो से क्लास ले सकते हैं, लेकिन बस ये है कि ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, लेकिन मिलेगी पैनल पर। ठीक है। और जो स्पेशल क्लास होंगी ना, जो बीच बीच में होंगी, उसको मैं पेनटेप से भी करते हुए आपको पढ़ाते रहूंगा। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आज अपने एएलपी के सीबीटी 2 के लिए, जिसकी टेंटेटिव डेट आपको बता दी गई है कि 19 मार्च के आसपास से इसके एग्जाम होंगे, उसके लिए अपने प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट चौथे की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, आपने उसको प्यार दिया है, स्नेह दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। फिलहाल मैं इसको शुरू कर लेता हूँ और अब पहला प्रश्न आपके सामने ये लगा देता हूँ। ठीक है। क्योंकि एग्जाम टाइम के हिसाब से होगा तो हर प्रश्न के लिए मैं आपको 25 सेकंड दूंगा, 25 सेकंड दूंगा और उम्मीद ये करूंगा कि आप इस समय में प्रश्न का उत्तर मुझे देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। एक वस्तु को 576 रुपए में बेचा गया, जबकि इसका लागत मूल्य जो था वो 600 रुपए था, तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? फटाफट से आंसर देना है। बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है और आप ये समझिएगा कि बहुत ज्यादा कठिन सवाल आपसे वहां भी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर 576 में बेचा गया किस चीज को, जो कि 600 रुपए की थी, तो हानि तो हुई है, पक्की बात है। कितने की हानि हुई? तो आप बोलोगे सर, इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, वो 24 रुपए है। तो हानि कितने की हुई होगी? 24 रुपए की। अच्छा, हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है और क्रय मूल्य चूंकि 600 था, तो 600 पर इसकी हानि को प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे, 6 बार यहाँ होगा और 6 से इसको काट लेंगे तो 4% की हानि होगी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सभी बच्चों का आंसर आया होगा, उम्मीद तो ये है। इस सवाल में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसके लिए आपका समय आपका शुरू हो जाता है और ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? फटाक से आंसर दीजिए कि अगर कोई चतुर्भुज है अपने पास तो उसके जितने भी आंतरिक कोण होंगे उन आंतरिक कोणों का योग कितना रहेगा। ठीक है, चलिए बताइए। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं वाला एक कोण। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर आप कभी भी किसी बहुभुज की बात करते हैं, सपोज करिए त्रिभुज की बात करते हैं, तो त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। इसके बाद अगर आप किसी भी चतुर्भुज की बात कर लेते हैं, मानिए वर्ग की बात कर ली आपने या आयत की बात कर ली, आयत के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। किसी हम अगर पेंटागन की बात कर लेते हैं यानी पंचभुज की बात कर लेते हैं, तो अगर मैं ये बोलूं कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो क्या आप बता सकते हो? या अगर इसी की जगह मैं हेक्सागन ले लेता हूं, षटभुज ले लेता हूं, तो उसके अंतःकोणों का योग क्या होगा? ये आपके लिए जानना जरूरी होता है। अब सबसे पहले तो बात समझिए कि अंतःकोणों का योग निकाला कैसे जाता है। मान लीजिए ये आपको याद है, ये आपको याद है, एग्जाम में अगर ये पूछ दिया जाए या हेक्सागन पूछ दिया जाए, तब क्या करेंगे? तो याद रखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180। और n यहाँ पर क्या है? n यहाँ पर नंबर्स ऑफ साइड है, यानी भुजाओं की संख्या। अब जैसे आपसे कह दें कि भाई साहब ये बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो आप क्या बोलेंगे? 3 माइनस 2 गुणे 180 कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त? 180 आएगा। आएगा सर। 4 भुजाओं वाले किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा? तो 4 माइनस 2 गुणे 180 है ना, 180 कितना आएगा? 360 आएगा। 5 भुजाओं वाले के लिए पूछ दिया जाए तो 5 माइनस 2 इंटू 180 कितना आएगा? बोले सर 3 गुणे 18 यानी कि ये 540 हो जाएगा। इसी तरीके अगर षटभुज का पूछ लिया जाए, सप्तभुज का पूछ लिया जाए, अष्टभुज का पूछ लिया जाए, किसी का भी पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। यहां पर आपसे चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल का पूछा गया था, तो इसके सभी अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? तो आप देखोगे 360 होता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर हम लोग आ जाएंगे, हैं जी। और आपका टाइम शुरू हो जाएगा बताने के लिए। चलिए जी बताइए क्या आंसर आएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? ये बात कमेंट से हमको जरूर बताते रहिएगा। ये एक बढ़िया सवाल आया आपके सामने, ठीक है। तो इस सवाल पे तो आप लगा लो स्टार, क्योंकि ये 3 स्टार हो गई। ये एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए बताइए। वह सबसे छोटी संख्या जो कि इसको 345 से विभाज्य बनाने के लिए उसमें जोड़ी जा सकती है, वह क्या है? वह x है। तो आपसे कह रहा है ये जो x है ना, इसके अंकों का योगफल बताना है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
और ये मैं आपको बता दूं कि ये ALP CBT 2 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? ये आपका 2018 में पूछा गया था CBT 2 में। कब के? 21 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी। इसका ये मैंने कहा ना कि मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा अच्छे होते हैं वो याद रहेगा। 21 जनवरी को पूछा गया था और ये शायद थर्ड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जी। अब देखो इसको करना कैसे है, थोड़ा सा आप मेरे साथ ध्यान से समझो। कह रहा है कि 56,779 आपके पास दिया हुआ है, 56,789। इसको हमको इसमें कोई संख्या जोड़नी है और वो जोड़कर ये बताना है कि ये 345 से डिवाइड होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए ना भाई, 345 से इसको डिवाइड करके ये तो पता लगाइए शेष कितना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर ये बोलूं कि आपसे मैं कह दूं कि 7 में ऐसा मैं क्या जोड़ दूं कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। सवाल सुनिएगा, मैंने कहा मैं 7 में ऐसा क्या जोड़ूं कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप इसको कैसे निकालोगे? बोलोगे सर 3 दूनी 6, एक शेष बचेगा। ये जो शेष है अगर ये ना होता हमारे पास तो 6 पूरा का पूरा 3 से डिवाइड होता। आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन हमें इसके बाद की संख्या चाहिए, 7 से बाद की संख्या, इससे छोटी नहीं चाहिए थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा डिवाइजर होता है और जो शेषफल होता है उसका अंतर ले लेते हैं। तो 3 और 1 का अंतर जब हम 2 देख रहे हैं तो हम ये कंफर्म होके कह सकते हैं कि सर 7 में जब हम 2 जोड़ेंगे ना तो ये 9 आएगा, और फिर वो जो 9 होगा ना 3 से डिवाइड होगा और 7 से बड़ा भी होगा। तो इन प्रश्नों को आपको इस प्रकार से देखना होता है, ठीक है ना। तो ये काम यहाँ पे भी करना है आपको। आइए, बात समझ आई होगी। डिवाइड करना है, जैसे 345 से एक बार करेंगे तो 345 हो जाएगा। क्या मिलेगा? 2 यहां पर आ जाएगा, 2 यहां पर आ जाएगा, 2 यहां पर आ जाएगा, 8 और लिख लेंगे। 3 सत्ते 21, 45 गुणे 7, इससे हम ज्यादा हो जाएंगे, यानी 6 बार डिवीजन करना पड़ेगा। तो 6 पंचे 30, 0 3, 6 चौको 24, 3 27, 7 2 और 6 तीजा 18 और 2 20 हो गया। यहां पर मित्र क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा? 5 आएगा। यहां पर 1 आ जाएगा और आखिरी वाला 9 यहां पर लिख लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? 4 बार। 3 चौको 12 और 45 गुणे 4 हो जाएगा 180। 45 गुणे 90, 180। हाँ, 4 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 1380। 1380 यहां पे लिख लेंगे। बताइएगा शेष क्या आएगा? 9 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 209 हमारे पास शेष है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 209 नहीं होता तो हमारी इसमें से अगर 209 नहीं होता, कम होता, तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती। अगर ये पूछता कि इस संख्या में क्या घटा दें, है ना, 56,779 में से क्या घटा दें कि ये संख्या 345 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप बोलते सर 209 घटा दो। लेकिन पूछा है क्या जोड़े, तो आपका काम क्या होगा? अब जो आपके पास आपका डिवाइजर है 345 और 209, इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 15 में से 9 माइनस कर लेंगे, 6 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 आएगा। यानी क्या जोड़ना पड़ेगा? 136। और यही 136 x का मान है और इसके अंकों का योग मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा था। तो 1 + 3 + 6 का मतलब 10 आपका आंसर बनेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, एकदम फर्स्ट क्लास क्वेश्चन, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको आया होगा। और साथ में ये भी लिख लीजिएगा कि दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। आपको ये समझना होगा, जरूरी नहीं कि यही डेटा आपके पास आ जाए, इससे बड़ा बड़ा भी आ सकता है, इससे छोटा भी आ सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि इन क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है। डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को आपने सही से पढ़ा होगा तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए जी, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। बताइए आंसर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखकर क्या उत्तर आप देने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 20 साल है, जहां सबसे कम उम्र का जो सदस्य है वो 5 साल का है। सबसे कम उम्र का सदस्य, सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के ठीक पहले, बिल्कुल ठीक पहले, परिवार की औसत आयु साल में क्या थी, ये आपको बताना है। ये आपका समय भी समाप्त हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अब आप ध्यान से देखो जरा इस सवाल को करना कैसे। मैं क्या बोल रहा हूं, जिस परिवार में 5 सदस्य हैं और उसकी औसत आयु 20 वर्ष है, तो उस परिवार की टोटल आयु क्या होगी? 20 पंचे 100 होगी। आप बोलोगे हाँ सर। अब जो सबसे कम उम्र का सदस्य है मेरे प्यारे भाई, वो कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। तो अगर मैं आपको ऐसे समझा दूं कि 1 2 3 4 5 5 लोग हैं, अगर सबसे कम उम्र का सदस्य 5 साल कम किया जाए, जिसकी उम्र 5 साल है, तो
तो ये वो समय आ जाएगा जब वो पैदा हुआ होगा। इसका मतलब अगर इसकी उम्र को हम 5 वर्ष कम कर रहे हैं तो सभी की उम्र 5 साल कम होगी उस वक्त तक पहुंचने के लिए जब उस बच्चे का जन्म हुआ। तो 5 लोगों की उम्र अगर 5 साल कम हो जाएगी तो टोटल कितनी उम्र कम होगी? बोले सर 25 साल कम हो जाएगी, तो 25 इसमें कम कर देंगे, 75 बचेगा। ये 75 क्या है? तो बोलोगे सर ये 75 वो उम्र का योग है जब वो बच्चा पैदा हुआ, और पैदा हुआ होगा तो उस समय के ठीक पहले तक 4 सदस्यीय परिवार होगा, 5 नहीं होगा। तो उनकी औसत उम्र क्या रहेगी? तो आप बोलोगे सर 75/4, और 75/4 का मतलब हो जाता है भैया 18 सही 3/4। 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 7/5 इसको लिखते हैं, तो 18.75, क्योंकि आंसर दशमलव में था तो हम दशमलव में लेकर चलेंगे। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल मुंह जवानी होना चाहिए था, इसके लिए आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं थी। ये अगला सवाल है, उम्मीद करूंगा कि दिख रहा होगा, अच्छे से आंसर दोगे। चलिए बताइए फटाफट से। कह रहा ए 10 घंटे में खाली स्विमिंग पूल को भर सकता है, बी इसे 15 घंटे में भर सकता है, 2 नलों को एक साथ खाली पूल भरने के लिए कितना समय देना होगा। ये सवाल हालांकि मैंने आपको 15 सेकंड दे दिए, लेकिन ये 15 सेकंड का भी नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, ए भरता है 10 घंटे में, बी भरता है 15 घंटे में, दोनों का एलसीएम बच्चा कितना आ गया? 30 आ गया। 10 से 30 3 बार में कटेगा, 15 से 30 2 बार में कटेगा, यानी ये दोनों नल अगर मिलकर काम करते हैं ए और बी, 1 घंटे में कितना काम होगा? आप बोलोगे सर 5 यूनिट काम होगा, या फिर 5 लीटर पानी टंकी में डाला जाए। अब चूंकि टंकी की टोटल धारिता 30 है, तो 30 को अगर हम 5 के हिसाब से भरते हैं तो जो समय लगेगा मित्रों कितना लगेगा? 6 घंटे का लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा। अगले सवाल की तरफ रुझान लेते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। ठीक है, बहुत समय ऐसे प्रश्नों में नहीं देना होता है जो कि बिल्कुल बेस के लेवल से पूछे गए होते हैं। ठीक है, एग्जाम का फंडा समझिएगा, कैसे आप एग्जाम में चीजों को करते हैं और कैसे करना चाहिए, आप दूसरों से अलग कैसे हो सकते हैं ये भी सीखिए। ठीक है, आओ भाई, इसमें यूनिट डिजिट निकालना है कि इकाई अंक क्या होगा, एकक अंक क्या होगा। आपका समय 25 सेकंड का देखिए समाप्त हो गया। तो यूनिट डिजिट निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जो पावर है ना, उस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 36 को 4 से डिवाइड करोगे, पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट गया, तो जब पूरा कट जाता है तो मैक्सिमम साइक्लिसिटी लेते हैं ना, चक्रण की अधिकतम संख्या। तो इकाई में इसके है 3 की अधिकतम चक्रण संख्या मैक्सिमम साइक्लिसिटी होती है 4, और 3 की पावर 4 में इकाई का अंक आता है 1। तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या आएगी? इसमें बोलोगे 1 आएगी। यहां पर देखो भाई 4 से डिवाइड कर लेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, और फिर 2 की मैक्सिमम साइक्लिसिटी लेनी पड़ेगी। मित्र 2 की मैक्सिमम साइक्लिसिटी भी 4 होती है, 2 की पावर 4 में इकाई का अंक आता है 6, यानी यहां पर इकाई का अंक आएगा 6, बीच में साइन लगा है माइनस। अब बोले सर 1 में से तो 6 माइनस नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर 1 में से 6 नहीं माइनस हो रहा है तो इससे पहले जो संख्या होगी 1 उससे हासिल लेगा, 11 होगा, और 11 में से 6 माइनस करेंगे तब यूनिट डिजिट अपने पास क्या मिल जाएगी? 5। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं ना, एग्जाम में फंसाने वाले होते हैं, और अधिकतर बच्चों के गलत हो जाते हैं। मैं इसलिए इसको अच्छा कह रहा हूं, दूसरी कोई वजह है नहीं, सिर्फ इसलिए कहा ये फंसा सकता है। चलिए ये बताइए आंसर क्या देगा। आपका टाइम शुरू है 25 सेकंड में, आपको प्रश्नों को पढ़कर उसके उत्तर को बताना है। ठीक है, चलिए बताएं क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन कह रहा है 2 समान त्रिकोण हैं, त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMN, इनके जो क्षेत्रफल हैं वो क्रमशः 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। LM की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दी है, XY की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन हो गया भाई। अगर हम बात करते हैं त्रिभुज की समरूपता की, ये बोला ना समान त्रिकोण है, तो त्रिभुज 2 अगर समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होता है? उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड जो होती हैं, यानी जो संगत भुजाएं होती हैं, उन भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब यहां पर एक क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 49, और दूसरा क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 9। इसका वर्गमूल इधर कर लीजिए, और साथ में देखो एक भुजा LM दे रखी है। ये LM भुजा कहां पर है? ये दूसरे वाले त्रिभुज का पहला हिस्सा है। तो दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा जब लिखोगे तो यहां पर लिखोगे, और पहले वाले का क्वेश्चन मार्क ये रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा 7,
ये हो जाएगा वर्गमूल में 3, यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह x और ये रहेगा 9, 3 से काटेंगे 3 बार और 7 3 जा 21 आपका आंसर आ जाएगा। कि अगर मुझे एक्स वाई की लंबाई चाहिए जो कि यहाँ पर लिखी जाएगी, वो एक्स वाई की लंबाई कितनी आ जाएगी, एक्स वाई की लंबाई आएगी मेरे मित्र 21 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर बनेगा। कॉन्सेप्ट इसलिए बता देता हूं, इससे आपका कॉन्सेप्चुअल रिवीजन भी हो जाएगा। देखो सवाल बिल्कुल भी मतलब दमदार नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट का रिवीजन होना जरूरी है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताएं आंसर क्या, इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे सभी लोग, बताइए आंसर। टाइम आपका चल रहा है, कह रहा ए और बी 30 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी वही काम 21 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला काम कितने दिनों में करेगा। सवाल पढ़ लिया, समझ आ गया, अब करना है। ये दो लोग मिलकर काम करते हैं 30 दिन में और यहां पर ये 3 लोग हो गए, काम होता है 21 दिन में। जितने लोग बढ़ते हैं दिनों की संख्या उतनी कम होती है। 30 और 21 का मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम हो गया 630, सीधे सीधे गुणा करके एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 21 यूनिट आ जाएगा और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 30 यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सिंपल सी बात पे कि ए और बी मिलकर अगर एक दिन में काम करते हैं तो 21 यूनिट काम करते हैं और ये तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 30 यूनिट काम करते हैं। 21 में से 30 में से 21 को घटा देंगे तो अपने पास आएगा 9 यूनिट, यानी सी जो है वो 9 यूनिट पर डे काम कर रहा है सी। अब अगर ये पूरा काम सी को ही करना है तो 630 यूनिट काम अगर सी को ही करना है तो सी तो एक दिन में 9 यूनिट ही कर रहा है ना। तो अपना आंसर क्या बनेगा, बोलोगे सर 70 दिन में सी पूरा काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना उचित रहेगा। कितने लोग गए हो ऑप्शन नंबर बी के साथ, हाथ तो उठाओ, थम्स अप कर दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो, है कमेंट कर देना, ठीक है भाई। चलो ये बताइए, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग सही जवाब दोगे। बताएं आंसर क्या होगा, पढ़िए देखिए जरा आंसर क्या आएगा। एक चौकोर, यहां पे चौकोर लिख लो, ठीक है, चौकोर या चौकोन लिख लेना, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, क्या नहीं आएगा ये सवाल। बोले सर बिल्कुल आ जाएगा। किसी भी चौकोर, चौकोर से जब भी बात कहेगा ना तो वो बात ऊपर देख लेना स्क्वायर की बात हो रही होगी, वर्ग की बात हो रही होगी, मतलब 4 बराबर भुजाओं वाला एक चतुर्भुज की बात। तो अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग के विकर्ण और उसके क्षेत्रफल में क्या रिलेशन होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के वर्ग का आधा होता है। अब क्षेत्रफल आपको दे रखा है 32 और यहां पर आप लिखोगे विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो 32 दूनी 64 और 64 का मेरे प्यारे दोस्त अगर आप वर्गमूल ले लेंगे तो आपके पास +8 भी आ जाएगा और -8 भी आ जाएगा। लेकिन चूंकि लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए हम विकर्ण की लंबाई को +8 सेंटीमीटर लेकर ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिए और बताइए क्या आंसर होगा। ये आपको खुद से भी करना रहेगा, मैं इसमें थोड़ा सा हिंट दे दूंगा तो आप बताना, क्योंकि बहुत सरल है, ठीक है ना। बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है, बताएं, कोशिश करिए, पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ने वाला हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे। डेली 5 बजे क्लास होती है, ऊपर लिखा हुआ है 5 बजे क्लास होती है। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 4 को कर रहे हैं, ठीक है। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF मासा 9 है और उनका LCM 252 है, संख्याओं का योग क्या हो। मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको थोड़ी सी चीज हिंट दे रहा हूं ताकि आप उससे एक अंदाजा लगाइएगा, ठीक है। सपोज करिए कि हमारे पास एक संख्या हो h इंटू एक्स, h इनका HCF है, और एक संख्या हो h इंटू वाई। तो अगर ये दो संख्याएं हैं जिसमें से ये पहली संख्या हो और ये दूसरी संख्या हो, ठीक मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इनको जोड़कर लिखूंगा तो h कॉमन आ जाएगा, यानी x + y होगा। बहुत ध्यान से सुनना। तो इन संख्याओं का जो योगफल होगा वो उनके HCF का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ सर होगा, होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्याओं का जो योगफल है वो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि HCF 9 दिया है। अब 9 से ये संख्या कटती नहीं है, ये संख्या कटती नहीं है, ये कट जाती है और ये कट जाती है, यानी आंसर बी या डी में से कोई होगा, होगा ना, बी या डी में से। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में आंसर बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि इतना हिंट मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए पर्याप्त है अब प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए। एक और हिंट दे देता हूं भाई छोटा सा,
जैसे इन्हीं दोनों संख्याओं का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, h इंटू एक्स वाई, h इंटू एक्स वाई, तो एलसीएम ये हो जाएगा। अब इसका आंसर मुझे आप सभी से चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन 2018 सीबीटी 2 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। मैं आपको अगले सवाल की तरफ लेके आता हूं। यह है आपका अगला क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसमें मुझे आंसर सही देंगे, जल्दी देंगे, बाकी कॉन्सेप्ट डिटेल मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है। एक द्विघात समीकरण आपके पास दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0। इस समीकरण के मूलों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, अंतर क्या है। अब यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला याद है डायरेक्टली तो आप आंसर निकाल सकते हो, और अगर नहीं भी याद है जिन बच्चों को, आंसर उनका भी आएगा। मैं दोनों आपको बता देता हूं, पहले बात समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर हमारे पास एक कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में दिया है, जहां जैसा कि ये दिया है, और इनके दो रूट हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो यहाँ पर सम ऑफ द रूट क्या होगा, मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। ये बात तो अमूमन बच्चा जानता है, लेकिन कंफ्यूजन कहां होती है, जब आपसे पूछेगा मूलों के बीच का अंतर। और एक बात और याद रखना, जब भी मूलों के बीच का अंतर पूछा जाएगा ना, तो ये अंतर हमेशा धनात्मक ही होगा, पॉजिटिव होगा। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मूलों के बीच का जो धनात्मक अंतर होता है मेरे प्यारे दोस्त, लिखिएगा मॉडुलस ऑफ रूट डी और अपॉन ए, ये होता है इसका फॉर्मूला। मतलब डी क्या है, डी डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी, ये होता है। अब वैल्यू रखनी है, फटाक से आंसर ले लेना है, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मॉडुलस रहेगा, इसका मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से b क्या मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा, स्क्वायर करेंगे 36, 4 रहेगा, a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1, और c का मान माइनस का 16। तो मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा 36 प्लस 64, 16 चौको 64, यानी ये हो गया 100। और दोस्त अगर आप 100 का वर्गमूल लेंगे तो ऊपर 10 आएगा, नीचे 1 आएगा, और 10 बटे 1 का धनात्मक मान 10 ही होगा, यानी मूलों का जो अंतर पूछा गया था वो कितना रहेगा, 10 रहेगा। अब बाई चांस एग्जाम में आप हो और एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, सर आंसर नहीं निकलेगा क्या, भाई बिल्कुल निकलेगा। थोड़ी सी अलजेब्रा ध्यान करनी पड़ेगी। क्या आप ये अगर जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर और -4 इंटू अल्फा बीटा के बराबर होता है, तो इससे भी आपका काम हो जाएगा, यहां से भी आप आंसर निकाल पाओगे। बोलो क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू रख देना, ये जो दोनों की दी है, और आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई ना, कमेंट से बताते रहिएगा। अगला सवाल ये बताइए, बहुत ही सुंदर सुसज्जित सवाल है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक लाइन का जरूर, लेकिन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको बहुत आराम से इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, कह रहा है एक सही वर्ग संख्या में, यानी एक अगर कोई करेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उस पूर्ण वर्ग संख्या की यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकती है कभी भी। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको एक चीज बता देता हूं, याद तो आप कर ही लीजिए अगर कर सकते हैं तो। किसी भी वर्ग संख्या की अगर हम बात करते हैं तो इस वर्ग संख्या की इकाई में कभी भी क्या क्या नहीं आ सकता है, 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, 7 नहीं आ सकता है, और 8 नहीं आ सकता है। इट कैन नॉट बी अ यूनिट डिजिट, ये कभी भी इकाई के अंक किसी भी वर्ग संख्या के नहीं हो सकते। अब बात ये आ गई, सर क्यों नहीं हो सकते हैं, इसका जवाब देंगे क्या, हाँ हाँ क्यों नहीं देंगे। देख जैसे मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एक का दुनिया में आप ये समझो कि 0 से लेकर 9 तक की जितनी संख्याएं होती हैं, दुनिया का हर एक नंबर इन्हीं संख्याओं से, इन्हीं डिजिट से मिलकर बनता है, करेक्ट। अब जैसे अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही मिलेगा, 2 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, 0.4 इकाई का अंक मिलेगा, यानी 4 मिलेगा। 3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास 0.9 आएगा, इसकी इकाई का अंक 9 होगा। 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, इसकी इकाई का अंक 6 होगा। 5 का वर्ग मेरे प्यारे दोस्त करेंगे, ध्यान से सुनना, इसकी 25 आएगा, इसकी इकाई का अंक 5 होगा। 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, इसकी इकाई में 6 होगा।
7 का वर्ग करने पर 49 मिलेगा, इकाई में 9 होगा। 8 का वर्ग करने पर 64 मिलेगा, इकाई में 4 होगा। 9 का वर्ग करने पर आपको 81 मिलेगा और इसकी इकाई में 1 होगा। और अगर मैं 10 का वर्ग भी लिख देता हूं तो 100 मिलेगा और इसकी इकाई में आपको क्या मिलेगा? 0। अब दुनिया की कोई भी संख्या बनेगी तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 से ही बनेगी, इसके अलावा तो नहीं बन सकती है। और अगर हम इन्हीं संख्या का वर्ग करके इकाई अंक देखते हैं तो वो इकाई अंक क्या क्या हो सकते हैं? देखो, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, उसके बाद 0 हो सकता है और 5 हो सकता है। यानी वर्ग संख्या में इकाई अंक ये हो सकते हैं, और क्या क्या नहीं हो सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकते हैं, याद रखिए। तो 2 3 7 8 में क्या इसकी इकाई का अंक नहीं होगा? बोलोगे सर 3 नहीं होगा, सी सही जवाब है। याद रखना इस बात को। और क्यों होता है अगर आप कोई पूछे तो उसको खुले दिल से, तहे दिल से पहले तो स्वागत करना, थोड़ा सा मुस्कुराना, कि कहना कि ये लो भाई मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके पास। सांख्यिकी का एक बढ़िया सा सवाल आपके पास पूछा गया है और उत्तर की ख्वाहिश मेरी है। ये जो डेटा दिया गया है, इस डेटा का मोड आपको पता करना है, यानी कि बहुलक पता करना, और दूसरी बात मीन पता करना है, यानी कि माध्य पता करना है। ये दोनों बातें आपको पता करनी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम मोड की बात करते हैं यानी कि बहुलक की बात करते हैं, तो मोस्ट रिपीटेड डेटा ऑफ एनी सीरीज, जो सबसे ज्यादा बार आया होता है उस सीरीज में, वही क्या होता है? मोड होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा बार आया होता है। तो अगर मैं इस सीरीज को देखूं और आपसे ये पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो 15 तो एक बार दिख रहा है, 18 एक बार दिख रहा है, 3 एक बार दिख रहा है, 8 एक बार दिख रहा है, 7 दो 3 बार दिख रहा है, 1 बार 2 बार और 3 बार दिख रहा है, 6 एक बार है, 5 दो बार है। इसका मतलब अगर मैं बहुलक की बात कर लेता हूं, मोड की बात करता हूं, तो मोड तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब अगर हम मीन की बात करते हैं, मीन का एक सिंपल मतलब मैं आपको बता देता हूं। हिंदी में इसको मीन को बोलते हैं माध्य, लेकिन आप इसको नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं कि आपसे औसत की बात कर रहा है मित्र। किसकी बात कर रहा है? औसत की। और दोस्त, औसत कैसे निकालते हैं? कि जो डेटा दिया है सबको जोड़कर संख्याओं की संख्या से भाग। 15 3 18 8 26 26 और 7 33 हो जाएगा। 33 और 6 39, 5 44 और 5 49, 49 और 7 56, 56 और 10 66, 66 8 74, 74 और 7 81 हो गया। अब टोटल कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टर्म है, 10 से भाग लग गया। तो इसका जो माध्य पूछा जाएगा वो कितना आएगा? 8.1। आंसर यहाँ पे एक ही के लिए दिया है, जिसमें मोड वाला आपको आंसर टिक कर देना होगा। ठीक है, पूछा हालांकि दोनों गया था, तो आपको आंसर तो दोनों निकालने, लेकिन ऑप्शन पे भी एक नजर रखना। ठीक है भाई, डेटा के मोड और माध्य दोनों पूछे गए थे, मोड और मीन, तो आपने निकाल दोनों लिया है। ठीक है, चलो जी देखिए नेक्स्ट ये सवाल देखिए, और इसमें आपसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी इस क्वेश्चन में। कौन कौन बताएगा? 25 सेकंड में फटाफट से आंसर दे दीजिए। 25 सेकंड में इस प्रश्न का उत्तर कितने लोग देंगे? सही सही होगी। ठीक है, 1250 की राशि 4 वर्षों में 1550 हो जाती है। साधारण ब्याज की दर क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसको उतने ही सरल ढंग से लगाना है। 3 4 स्टेप लिखकर समय बर्बादी ना करें। मूलधन 1250 से 1550 के मिश्र धन में परिवर्तित हो गया। 1250 से 1550, तो हमें यह दिखाई दिया कि सर साधारण ब्याज मिला है 300 रुपए। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। 300 रुपए अगर 4 वर्ष का साधारण ब्याज है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हुआ 75 रुपए। अब चूंकि ब्याज की दर निकालनी है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हम ऊपर लिख लेते हैं और नीचे अपना मूलधन लिख लेते हैं, यानी कि 1250। और चूंकि ब्याज की दर निकालनी है तो 100 का गुणा, एक जीरो से एक जीरो का काम खत्म करके 25 से 3 बार 75 को काटेंगे और 5 बार इसको काटेंगे। 5 से 2 बार ये कटेगा और 3 दूनी 6% आपका आंसर होगा। अब इस सवाल को बिल्कुल भी पेन नहीं लगाना है अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में है, और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। मैं आपको फिर से इस बात के लिए बताऊं, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये बताएंगे आंसर आप। हो सकता है कि बीच में ये सोचे कि यार ये तो काफी सरल है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, 21 जनवरी 2019 ALP CBT 2 थर्ड शिफ्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, कल आपको एक नया पेपर लूंगा, कल प्रीवियस ईयर पेपर नहीं, एक अपना बनाया हुआ सेट सॉल्व कराऊंगा। ठीक है,
ट्रेन 3 सेकंड में 45 मीटर की यात्रा करती है, यानी 3 सेकंड में अगर 45 मीटर हो गया तो 1 सेकंड में 15 मीटर होगा, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई है। 5 से कट जाएगा 3 बार में, 18 गुणे 3 54 किलोमीटर प्रति घंटे इसका आंसर होगा। इससे ज्यादा क्या ये भी लिखने की अच्छा जरूरत थी? ठीक है, आप बताओ, नहीं है ना? तो जब नहीं है कोई जरूरत तो उसको मत करो। ये बताओ आंसर फटाक से, बहुत ध्यान से, बिना मतलब जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, पढ़िए आराम से। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको करने में अगर आपको डर ना लगे, जिसको करने में घबराहट ना हो, तो फिर आप मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, फिर तो आपको कोई उल्लू ही बना रहा है। ठीक है, ये अंदर से एक होना चाहिए, मैथ है भाई। आइए, 5% की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए 1450 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा? अगर आप धनराशि 5% की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश कर देते हैं, है ना, 5% की दर से 5 वर्ष के लिए, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 25%। किसका? मूलधन का। 25% को 1/4 के रूप में भी देख सकते हो, यानी मूलधन का जो 1/4 होगा वही ब्याज मिलेगा। तो मूलधन तो ये है, इसका 1/4 चाहिए था। 4 तीजा 12 हो जाएगा, 2 35 25 बनाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, और एक मिलेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 362 रुपए 50 पैसे आपका उत्तर आ जाएगा। अब मेरे भाई, अगर इस प्रश्न को करने के लिए आप कम से कम अगर 4 स्टेप लिख रहे हैं, वीडियो को रोक के खुद से करना हो इस सवाल के पहले से, और अगर आपने ये 4 स्टेप लिख दिए तो आपने भाई चीज अभी सही से पढ़ी नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको कहना चाहूंगा, जरूर कहना चाहूंगा। ठीक है, ये बताइए, इस वीडियो को यहीं पे रोक लीजिएगा, इस प्रश्न को खुद से करना और देखना क्या वैसे ही सोच पा रहे हो जैसे मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलो पहले तो कोशिश करो, बताओ फिर आंसर क्या होगा। 25 सेकंड है आपके पास, क्या आंसर देते हैं आप इस क्वेश्चन का? मैं उम्मीद करूंगा कि सही देंगे। ठीक है, आइए, खैर इतनी भी देर का है नहीं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। एक पहला तरीका कि आप अगर इसमें वैल्यू इमेजिन कर पा रहे हैं, कि वैल्यू इमेजिनेशन आप देख पा रहे हैं, कोई संख्याएं देख पा रहे हैं जिससे साइड सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो सो फॉर सो गुड है। जैसे अगर मैं देखूं तो ए को अगर मैं 3 देख रहा हूं और बी को 4 देख रहा हूं, तो 4 + 3 7 होगा, और 4 × 3 12 भी होगा। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 25 अपना आंसर हो जाएगा। अब बात ये हुई कि सर अगर कोई बच्चा वैल्यू इमेजिन नहीं कर पाए तो, और क्या हर सवाल वैल्यू इमेजिनेशन से हो सकते हैं? नहीं, इस पर एग्री नहीं है कि हर सवाल वैल्यू इमेजिन करके हो जाए, ये बात सही नहीं है। तो सर बिना वैल्यू के कैसे करें? भाई बिल्कुल देख लो कैसे करोगे आप, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपसे पूछा गया है a² + b² का मान, तो a² + b², a + b के टर्म में क्या होता है? तो आप बोलोगे सर a + b का होल स्क्वायर। और अगर यहां पर मैं -2ab लिख देता हूं तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होगा। a + b का मान 7 दिया है, 7 का स्क्वायर भाई साहब 49 लिख लेंगे, माइनस में 2, ab का मान अपने पास दे रखा है 12, 12 दूनी 24, 49 में से अगर मेरे प्यारे मित्र आप 24 घटाएंगे तो मेरे ख्याल ये कहता है कि आपके पास 25 के अलावा तो कुछ और नहीं बचेगा। बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना, यही आंसर बनेगा। तो या तो आप फॉर्मूले को देखिए या तो वैल्यू को देखिए, इस सब प्रकार से ये सवाल बता दीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बढ़िया सुसज्जित बढ़िया सा सवाल है आपके सामने, देखिए आंसर करिए क्या होगा। ठीक है ना, टाइम आपका चल ही रहा है, और एग्जाम में टाइम का बड़ा खेल रहेगा, मैं आपको फिर से कह रहा हूं। कहता है डी जो है रेखाखंड ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ए और डी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है कि बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब क्या होता है ना, कई बार इसमें बच्चा बड़ा टाइम लेता है, मैं आपको जो ट्रिक इसमें बताने वाला हूं मजा आ जाएगी। सवाल एक बार फिर से पढ़ लीजिए। डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए और डी के निर्देशांक दिए हैं, बी के पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए हमारे पास ये डी रेखाखंड जो है ये ए बी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ठीक, मध्य बिंदु का मतलब ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर रहेगा। ए के निर्देशांक आपके पास दिए हैं 2,4 और डी के निर्देशांक दिए हैं -1,3। हमसे पूछ रहा है बी के निर्देशांक क्या होंगे, मैंने कहा x, y। अब आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक पता रहते हैं ना, क्या होता है सर
x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जो भी आपके पास मध्य बिंदु निर्देशांक है ना, उसमें 2 का गुणा कर लिया, तो ये -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 6। अब गौर से समझना कि आपको करना क्या है ना, -1 और 3 दिया था, इस बात को बहुत ख्याल से करना। इसका जो निर्देशांक होगा वो इसमें से ऐसा क्या हो सकता है कि हमारे पास इन दोनों का योगफल -2 आ जाए। इसके x और इसके x का योगफल -2 आना है, तो आप बोलोगे सर यहां पर जब तक x -4 नहीं होगा या -2 नहीं आएगा, तो ये सब -4 हो गया। इन दोनों का योगफल क्या होना चाहिए, तो बोलोगे 6 होना चाहिए। यहाँ 4 दिया था, 6 आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ सर 2 होना चाहिए। तो इसके निर्देशांक आपके पास आ जाएंगे -4,2। बात खत्म हो गई। इस तरीके से आपको लगाना है। क्या करना है फिर से बता दे रहा हूं, मध्य बिंदु के निर्देशांक का 2 गुना करो और उससे घटा लो। जैसे ये -2 आया था, अब इसमें से आप अगर इस पहले वाले को घटा देते तो आपके पास जो b निर्देशांक है ना, उसका x वाला हिस्सा आ जाता, x कोऑर्डिनेट आ जाता, -4। समझ पाए ना आप? वेरी गुड। अगला सवाल ये देखिए, बताइए आंसर क्या है। बहुत प्यारा तरीका था, पढ़िए। कह रहा है अमित की जेब में से 150 रुपए जूतों पर, 75 रुपए घड़ी पर खर्च हो जाते हैं। कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 है, 3/4 है। तो अमित को जेब खर्च के रूप में कितनी राशि मिली है, ये कोई बच्चा भी बता सकता था कि सर 300 रुपए मिली है। कैसे भाई, 150 रुपए अगर जूतों पर और 75 रुपए अगर घड़ी पर खर्च हो गए तो 225 रुपए खर्च हो गए। बोले हाँ सर। और ये जो राशि थी वो अमित के पास की टोटल राशि का 3/4 थी, 3/4 थी। अमित के पास अगर टोटल इतना था तो उसका 3/4 225। 3 से ये खत्म होगा 75, और 75 गुणे 4 तो मेरे प्यारे दोस्त 300 के अलावा और कुछ नहीं होगा ना। अब बताओ इस सवाल में और क्या करना था। ये 3 ठो लाइन का जो सवाल दे दिया है, ये सवाल इतने में हो जाए तो इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ और हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। ये बताएंगे अगला सवाल, बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 4x + 5 और 3x + 11, ये हमारे पास 13 और 17 के रेशियो में दिए हुए हैं और हमसे इसका रेशियो पूछ रहा है। अब इसका रेशियो तो तभी आ पाएगा जब हमारे पास x का मान आ जाए, और x के मान को तेज से निकालने का तरीका क्या होगा, उसके लिए आपको कैलकुलेशन स्किल तो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर भी मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूं। बाहर की बाउंड्री बाहर के साथ, अंदर की बाउंड्री का गुणा अंदर के साथ, बस इतना काम ध्यान रखना। 17 चौको 68 मिलेगा और 68x चाहो तो लिख लो, वरना लिखने की जरूरत है नहीं। 13 तीजा 39x मिलेगा। बोलोगे हाँ, इन दोनों का अंतर सीधे ले लो, 39 और 1 40, 40 और 28 68 होता है, यानी यहाँ पर 29x आ जाएगा। इन दोनों का अंतर डायरेक्ट लिख लिया, बात खत्म हो गई, हटा दीजिए। फिर 17 का गुणा 5 में तो 85 होगा, और 13 का गुणा 11 में तो 132 होगा, सॉरी 143। कितना हो जाएगा? 143। अब 143 और 85 का अंतर ले लीजिए, तो 15 इधर 43 इधर, 43 10 53, 53 और 5 58 हो जाएगा। ये 58 हो गया अंतर दोनों का, इसको भी हटा लीजिए, काम खत्म। ये दोनों आपस में बराबर, x का मान सीधे आपके पास 2 आ गया। भाई साहब कितना आया? 2 आ गया। x का मान 2 आया तो 5 दूनी 10 और 4 14, और x का मान 2 तो 4 दूनी 8 -1, 8 -1 तो 7। 14 और 7 का रेशियो लेना है तो मेरे प्यारे दोस्त, नर्सरी क्लास का बच्चा तो नहीं, खैर नहीं बता पाएगा, लेकिन 5वीं और 6वीं क्लास में जो बच्चा होगा वो बता देगा कि इनका रेशियो 2:1 आएगा। अगला सवाल ये रहा, बताए आंसर। क्लियर है ना? किस प्रकार से सवालों को करना है एग्जाम में वो ध्यान देना है, ठीक है ना मेरी बात? चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। ये सवाल कह रहा है कि 2 नल हैं, टंकी को क्रमशः 8 मिनट और 20 मिनट में एक खाली टंकी भर सकते हैं। हालांकि एक साथ रिसाव की वजह से 30 मिनट में ये टंकी भर सकते हैं। रिसाव की वजह से, जब रिसाव चालू होता है तो टंकी 30 मिनट में भर पाती है। पूरी टंकी को खाली करने के लिए रिसाव को कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा। तो ऐसा क्या? बोले सर 8, 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं सीधे सीधे, तो ये एलसीएम आ गया 120। आ गया ना? एलसीएम तेजी से लेना पता है ना?
अब 8 से 120 को काटोगे तो 15 बार में कटेगा। 20 से 120 को काटोगे तो ये भाई 6 बार में कटेगा। और अगर आप 30 से 120 को काटोगे तो ये 4 बार में कटेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि पहला नल 15 यूनिट पानी प्रति घंटे भरता है, दूसरा नल 6 यूनिट पानी प्रति घंटे भरता है, तीसरा रिसाव था जो कि कितने यूनिट पानी प्रति घंटे खाली करता है ये हमें नहीं पता है, उसको एक्स कर लेते हैं। और जब भाई ये तीनों चलते हैं ना तो सिर्फ 4 यूनिट पानी प्रति घंटे ही पड़ पाता है। आप मुझे ये बता दो भाई, छोटी सी बात अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 15 + 6 21 हो जाएगा। 21 में मेरे प्यारे दोस्त हम क्या घटाएं कि अपने पास 4 आ जाए, तो आपका जवाब होगा सर 17 घटाओगे तभी ऐसा होगा। यानी रिसाव जो है, जो लीकेज है, वो 1 घंटे में 17 यूनिट पानी टंकी से बाहर कर देता है। अब कह रहा था उसी रिसाव से इस पूरी टंकी को खाली करना है तो 120/17 मिनट का समय लगेगा। और 120/17 अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में आपके पास लिखा होगा, बात खत्म हो जाएगी। अब इसके लिए आप अगर ऐसे लिख के करते हैं कि ए 8 मिनट लेता है भरने के लिए, बी, तो आप CBT 2 देने जा रहे हो। CBT 1 का रिजल्ट कल आ चुका है, कट ऑफ आप देख चुके हो, समझ चुके हो, मेहनत करनी पड़ती है, समय का हिसाब देखना पड़ता है, देख चुके हो ना। और ये बात मैं आज से नहीं, 2000 मतलब 19-20 से बता रहा हूं, जब इससे पहले वाला जो है वो हुआ था, ग्रुप डी वाला एग्जाम, जब वैकेंसी आई थी 2019 में, मैं तब से बोलते चला आ रहा हूं। तो बात समझो थोड़ी। अगला सवाल बता दो फिर इसी बात पर, क्या फटाक से आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। 2 धावक हैं ए और बी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर दी है, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, समान दूरी तय कर रहे हैं। ए को बी से 16 मिनट अधिक समय लगता है तो दूरी ज्ञात करिए। अब इससे ज्यादा सरल सवाल क्या हो सकता है कि अगर दूरी समान है तो उस स्थिति में जो गति का रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो, जैसे यहाँ पर 15 और 16 है, जो गति का रेशियो है उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो, यानी कि टाइम का रेशियो हो जाएगा 16 और 15। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का है, और सवाल के हिसाब से डिफरेंस 16 मिनट अधिक लगे हैं तो 16 मिनट का हो, यानी 1 यूनिट का मान मेरे प्यारे मित्र कितना है, 16 मिनट है। अब हमसे पूछ रहा है दूरी कितनी है, तो आप चाहे दूरी फिर यहां से निकाल लेना, चाहे यहां से निकाल लेना, एक ही बात। कैसे, मैं बता देता हूं। 1 यूनिट का मान 16 मिनट हो गया, 16 यूनिट का मान क्या होगा, 16 × 16 यानी 256 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमने क्या किया, 60 से भाग दे लिया, और यहाँ पर 15 उसकी गति थी तो 15 से गुणा हो गया, सीधे सीधे। ये अपनी डिस्टेंस आ रही है, दूरी आ रही है। 15 चौको 60 हो जाएगा, 4 × 24, 4 चौको 16, यानी जो दूरी रहेगी वो कितने किलोमीटर की रहेगी, 64 किलोमीटर की दूरी रहेगी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो टाइम लगेगा क्या, जब आप इस तरीके से सीखोगे तो एग्जाम हो या मॉक टेस्ट हो आराम से ही करोगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, फटाफट से देखें जरा क्या आंसर दे पाते भैया, जल्दी से देखें। ये कह रहा है कि एक टेलीविजन सेट 650 रुपए में खरीदा गया और 50 रुपए इसके वाहन पर खर्च किए गए, 20% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने कीमत पर बेचा जाना चाहिए। कितने का लाभ होना चाहिए, 20% का। मैं ऊपर की डेटा का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, ऐसे ही निकाल दूंगा, बताऊंगा मैं उससे भी, लेकिन पहले आप आंसर देखो कैसे निकालेंगे। 20% का लाभ लेना है, यानी जो भी चीज बेची जाएगी वो 120% की बेची जाएगी। और हमसे विक्रय मूल्य ही पूछा गया था, किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, यानी जो भी विक्रय मूल्य होगा वो 120 का मल्टीपल होगा, 120 से कटने वाली संख्या होगी। 0 से 0 का काम खत्म कर दो, 12 से कटने वाली संख्या आपका उत्तर होगी। 12 से 87 कटेगा नहीं, 78 कटेगा नहीं, 81 कटेगा नहीं, ये आपका उत्तर। अब अगर आप इसे करना चाहते हो तो बता दे रहे हैं। खरीदा गया 650 रुपए में, 1 मिनट है ना, खरीदा गया 650 रुपए, और 50 रुपए का कंजम्पशन हुआ भाड़े पर, यानी टोटल क्रय मूल्य बन गया 700 रुपए। अब 700 की चीज को अगर आप 20% के फायदे पर बेचोगे तो 120% का ही तो बेचोगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा, लेकिन उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना भाई। ये बताएं आंसर क्या होगा। पैटर्न पकड़ना भी बहुत जरूरी होता है ना।
खैर ये तो बहुत ही ज्यादा सरल सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोगों का आंसर इसका आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब बोले सर कुछ बच्चे, देखो मैं आपको सोच का फर्क दिखाता हूं। अब इसी सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को ऐसे करेंगे भाई, 150 का 120%, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 120/100, ये 90% बच्चा ऐसे ही करेगा। और इसका भी 15% यानी कि 15/100। बहुत ध्यान से देखना, पहले बात समझना क्या चल रहा है मैटर दुनिया भर में, ठीक। 50 से इसको काटेंगे 3 बार, 50 से इसको काटेंगे 2 बार, एक जीरो से एक जीरो का काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 2 से इसको काट लेंगे 6 बार, 5 से ये कटेगा 2 बार, 5 से ये कटेगा 3 बार, 2 से इसको काटेंगे 3 बार, और 3 गुणे 3 गुणे 3 करके 27 लिखेंगे। इतनी काटा पीटी के बाद आपका उत्तर आएगा। लेकिन स्मार्ट अप्रोच ये नहीं है। इतने छोटे से सवाल के लिए अगर आपने इतना सारा पेन चला दिया तो फिर तो मामला गड़बड़ है। बोले सर फिर? मैं ये कह रहा हूं कि आप जैसे ही सवाल को देखोगे आपके दिमाग में फ्रेम तो बनना चाहिए, और उसके बाद ये देखो कि 150 में भी हमारे पास 3 आएगा ऊपर, 120 में भी 3 आएगा, और 15 में भी देखो तो 3 आएगा ही आएगा। तो मान लो अगर हम 15 वाला 3 ना भी देखें, हम सिर्फ इन्हीं दोनों 3 को देख लें, तो 3 गुणे 3 9 तो होगा ना, यानी आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। और ये लिखने की जरूरत नहीं, आंसर 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि 9 का मल्टीपल है, बाकी है ही नहीं। तो ये चीजें तो सीखनी रहेंगी ना, इसमें करने में सोच का अंतर है। और ये फिर पेन खूब सारा चला लो भाई, एक सीधी सी बात को समझ लो है। ये सवाल आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि 1 मील में लगभग कितने किलोमीटर होते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, लेकिन इसका भी आंसर लगभग देखना 70% बच्चा नहीं दे पाएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज के लिए, और आज के सेट के कंप्लीट 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपके समाप्त होते हैं। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको जो बताऊंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर ये चैनल मैथ बाय अनुराग दीक्षित के नाम से है, जिसमें लगभग 3600 लोग बच्चे जुड़े हुए हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पीडीएफ के लिए, सोल्यूशन पीडीएफ के लिए या अन्य पीडीएफ के लिए बहुत जल्दी आप लोगों को मैं समय थोड़ा लेकर ई बुक्स भी दूंगा, और उसके लिए इन सभी चीजों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ बाय अनुराग दीक्षित को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दूसरी बात, बहुत ही जल्द, यानी कि शायद बिल्कुल नेक्स्ट वीक से, सोमवार से शुरू हो जाएगा, 1 मार्च से शुरू हो जाएगा, अपनी एप्लीकेशन आ गई है। एप्लीकेशन पर आपको, जो कि इसी नाम से रहेगी, मैथ बाय अनुराग दीक्षित, आप यूट्यूब उस पे प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले फायदा क्या है डाउनलोड करने का, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैथ बाय अनुराग दीक्षित, आपको इसमें जो भी कोर्सेस मिलेंगे ना, वो इतने कम प्राइस पर मिलेंगे, इतने कम प्राइस पर मिलेंगे कि आपने उसके विषय में सोचा नहीं होगा, और फुल कोर्स मिलेगा, लाइव सेशन भी और रिकॉर्डेड सेशन भी। तो आप सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ इसमें आपको और क्या क्या चीजें मिलेंगी बता देता हूं। न्यूज और जॉब अलर्ट, कौन कौन सी नौकरियां आ रही हैं उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में ई बुक्स मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है, ई बुक्स पीडीएफ मिलेंगे। साथ ही साथ एक जूम सेशन होगा। ये जूम सेशन उन बच्चों के लिए होगा जो कोर्स में इनरोल होते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियसली पढ़ाई करने वाले बच्चे। साथ ही साथ आपको पीडीएफ वगैरह भी इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये अपनी एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी, हो चुकी है, आप इसको प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ट्रेनिंग सेशन मेरे पास होना है, पहले मैं सीख लूं कि कैसे क्या होगा, फिर मैं आपको ही भी बताऊंगा, लेकिन आप इसको अभी डाउनलोड कर लीजिएगा फटाफट से, ठीक है भाई। और सोमवार से इस पे आपको कोर्सेज वगैरह भी मिल जाएंगे। ये यूट्यूब चैनल है, फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ के लिए, ई बुक्स के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।